वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 83 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आर के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम 20 इंपॉर्टेंट जीएस के प्रश्नों पर, और इसी तरह के प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आर में भी पीसीएस में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। 149 में काफ़ी समय से ऑफर चल रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे ज्योग्राफी के प्रश्नों की, इन्वायरमेंट इकोलॉजी के प्रश्नों की, और हिस्ट्री के प्रश्नों की। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए सिलेबस में हमारे नदियाँ भी हैं, तो भारत में जितनी भी नदी बहती हैं इंपॉर्टेंट, फिर उनकी सहायक नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, उद्गम स्रोत क्या है, किन किन राज्यों से होकर बहती हैं, किन किन राज्यों के शहरों से होकर बहती हैं, और कहाँ जाकर अपना जल विसर्जन करती हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मंजरा, पूर्णा और पेन गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, महानदी की हैं। देखिए गोदावरी की हैं। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मंजरा, पूर्णा और पेन गंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। करेक्ट है, दोनों के दोनों कथन सही है इसका आंसर। गोदावरी जो नदी है वो महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो सी सही है ना। पेनगंगा, पूर्णा, मंजरा, वर्धा, सबरी और प्रवरा आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर कुंभ मेला लगता है। तीस्ता नदी का उद्गम डैश से होता है। छोटा नागपुर पठार, अमरकंटक पठार, दार्जिलिंग की पहाड़ियां या चोलमू झील। तीस्ता नदी जो कि भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर बहती है। चोलमू झील से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो चोलमू झील से होता है, और चोलमू झील को शो लहामू झील भी कहा जाता है। तीस्ता नदी जो है ना वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से एक है। तीस्ता नदी भारत में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर बहती है। यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वे ऑफ बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन वह स्थानीय संरक्षण विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर एक्स सी टू कंजर्वेशन। ये इन सी टू कंजर्वेशन और एक्स सी टू कंजर्वेशन इन्वायरमेंट इकोलॉजी में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए इन सीटू कंजर्वेशन यानी हिंदी में बोलते हैं इसको स्व स्थानीय संरक्षण विधि। एक्स सीटू वह स्थानीय संरक्षण विधि। स्व स्थानीय यानी वही स्थान, यथा स्थान। मान लीजिए जैसे कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है, बहुत सारे जंगली जानवर यहाँ निवास कर रहे हैं, तो इसी क्षेत्र को सरकार के द्वारा जो है संरक्षण दिया जाता है, यानी इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है या बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे जानवर जो इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको भी लाकर यहीं डाल दिया जाता है। तो ये हो गया इन सीटू कंजर्वेशन यानी स्व स्थान या यथा स्थान कंजर्वेशन। तो इसमें कौन कौन आता है, इसमें आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड गार्डन आदि। ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें जैसे मानव निर्मित होती हैं, जैसे कि जीन बैंक हो गया, बोटेनिकल गार्डन, आपने टूरिस्ट पे भ्रमण किया हो तो देखे होंगे जगह जगह वनस्पतिक उद्यान बने होते हैं। ठीक, वो मानव निर्मित होते हैं, वहाँ पर पौधों को संरक्षित किया जाता है, तो वो चीज़ जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आती है। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया। ठीक है, ये मानव निर्मित तो होते हैं। बोटेनिकल गार्डन हो गए, चिड़ियाघर हो गए, जीन बैंक हो गए। तो चिड़ियाघर जो है वायु स्थानीय संरक्षण विधि यानी एक्स सी टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्रेड गार्डन जो है इन सी टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आते हैं। इन सी टू हिंदी में हो गया स्व स्थान या यथा स्थान, एक्स सी टू हो गया वाह्य स्थानीय। वाह्य स्थानीय संरक्षण विधि में पौधों और जंतुओं का संरक्षण जो है उनके प्राकृतिक आवास के बाहर, ठीक है, किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में किया जाता है। और इन सीटू में उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब पता होना चाहिए, मैच वैच करने के लिए पूछ लेता है।
1973 का तो प्रोजेक्ट टाइगर है और प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992। ऑप्शन नंबर डी ये प्रोजेक्ट टाइगर है और ए है इसका आंसर। केंद्र सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट वर्ष 1992 में शुरू किया गया था। यह प्रोजेक्ट हाथियों की संख्या बढ़ाने और उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनको प्रतिस्थापित करने के लिए शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। ये एक खेत है, ठीक है। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक के बाद एक क्रम में नियोजित तरीके से उगाना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? और इससे खेत की जो फर्टिलिटी है वो घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी, ठीक है। एक ही फसल को खेत में बार बार उगाया जाता है तो उससे फर्टिलिटी, उसकी उपजाऊता कम हो जाती है, लेकिन ऐसे में बढ़ेगी और इसको बोलते हैं फसल चक्रीकरण। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलों को एक के बाद एक क्रम में नियोजित तरीके से उगाना फसल चक्रीकरण कहलाता है। इसमें कई प्रकार के सस्य संयोजनों का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है। ब्लैक रोलर, काराबुरान, सिस्टन, योमा, हबूब किस प्रकार की पवनें हैं? ये भूमंडलीय पवनें, मौसमी पवनें, स्थानीय पवनें, जेट स्ट्रीम। सिस्टन, योमा, हबूब, कारापुरान, ब्लैक रोलर ये स्थानीय पवनें हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। हबूब हो गया, सिस्टन हो गया, कारापुरान, योमा और ब्लैक रोलर ये स्थानीय पवनें हैं। ये पवनें तापमान तथा वायु दाब के स्थानीय अंतर से चलती हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। ये स्थानीय पवनें क्षोभ मंडल यानी जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है उसकी निचली परतों तक ही सीमित रहती हैं। अब चीज़ आई इम्पोर्टेंट, जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। हबूब कहाँ की है? उत्तरी सूडान की है। सिस्टन कहाँ की है? पूर्वी ईरान की है। काराबुरान कहाँ की? मध्य एशिया की। और योमा है जापान की। और ब्लैक रोलर है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा, ध्यान से सुनिएगा। महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा जो महाद्वीपीय मग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ती है वह क्या कहलाती है? महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, महाद्वीपीय नितल मैदान या जलमग्न कटक, ठीक है। What is the submerged end boundary of the continents that connect the continental shelf and the oceanic plate called? क्या कहलाएगी वो? क्या कहेंगे उसको? उसको कहते हैं महाद्वीपीय ढाल, ठीक है, यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप। देखिए महाद्वीपीय मग्न तट जो होता है यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होता है, एक महाद्वीप के समुद्र तल के नीचे का वह हिस्सा है जो अपेक्षाकृत उथला होता है। यह महाद्वीप के किनारों से शुरू होकर महाद्वीपीय ढलान यानी कॉन्टिनेंटल स्लोप की ओर जाता है, जहां पानी की गहराई अचानक बढ़ती है। महाद्वीपीय मग्न तट में पानी की गहराई कम होती है और यह महाद्वीपीय प्लेट का मंद ढाल वाला समुद्री विस्तार है। तो महाद्वीपों की जलमग्न अंतिम सीमा महाद्वीपीय ढाल होती है जो खड़ी होती है और महाद्वीपीय मग्न तट तथा महासागरीय मैदान को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। महाद्वीपीय मग्न तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात हो रही है। प्लेट सीमाओं के लिए मग्न तट अनुपस्थित हैं, वे अत्यधिक अवसादी हैं। क्या ये अत्यधिक अवसादी हैं? इनका महाद्वीपीय ढालों की ओर आकस्मिक पतन होता है। वे मछली पकड़ने के समृद्ध क्षेत्र हैं। देखिए महाद्वीपीय मग्न तट जो है वो मछली पकड़ने के लिए समृद्ध क्षेत्र हैं, करेक्ट है। अत्यधिक अवसादी होते हैं। और प्लेट सीमाओं के लिए मग्न तट अनुपस्थित हैं, ये भी ठीक है। इनका महाद्वीपीय ढालों की ओर आकस्मिक पतन नहीं होता, सी गलत है। महाद्वीपीय मग्न तट यानी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यह महाद्वीपीय प्लेट का मंद
ढाल वाला समुद्री विस्तार है। यह अपेक्षाकृत उथले समुद्र और खाड़ियों के क्षेत्रों वाले प्रत्येक महाद्वीप का विस्तारित किनारा है। यह महासागर का सबसे उथला भाग है। इनका निर्माण महाद्वीपों के अवसादन के कारण हुआ है, तो दूसरा वाला करेक्ट हो गया। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय प्लेट का मंद ढाल वाला समुद्री विस्तार है, ठीक है, इसलिए तीसरा वाला जो है वो गलत हुआ है। महाद्वीपीय मग्न तट नदियों, हिमनदों आदि द्वारा लाए गए अवसादों की विभिन्न मोटाई से ढके हुए हैं। चिली के तटों, सुमात्रा के पश्चिमी तट आदि जैसे कुछ किनारों के साथ मगन तट लगभग अनुपस्थित या बहुत संकीर्ण हैं, तो पहला वाला भी करेक्ट है। महाद्वीपीय मगन तट प्रकाश क्षेत्रों में स्थित हैं, इसलिए समुद्र समृद्ध समुद्री पारिस्थितिकी है, यानी चौथा वाला सही हो जाएगा, मछली पकड़ने के लिए उपयुक्त। तो सभी महासागरों के महाद्वीपीय मगन तट मिलकर महासागरों के कुल क्षेत्रफल का कितना 7.5% कवर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हिस्ट्री से है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई? एक प्रश्न तो ये हो गया, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है जोनाथन डंकन। अब एक प्रश्न ये हो गया, जोनाथन डंकन के द्वारा कहाँ पर संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई? तो उसका उत्तर है बनारस। देखिए, जोनाथन डंकन ने 1792 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ऑप्शंस में वॉरेन हेस्टिंग भी था। वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। चार्ल्स ग्रांट भी था। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा की अग्रिम रूपरेखा का निर्माण चार्ल्स ग्रांट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित को सुमेलित करेंगे। क्या है ये? इंडियन एसोसिएशन, लंदन इंडियन कमेटी, लंदन इंडिया सोसाइटी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। इंडियन एसोसिएशन तो बहुत पूछते हैं, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी। देखिए, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। साथ में आनंद मोहन बोस भी थे, तो आनंद मोहन बोस से ये मिल जाएगा। लंदन इंडिया कमेटी, लंदन इंडियन कमेटी, पुरुषोत्तम मुदलियार। ए का हो गया 3, बी का हो गया 1। लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों से जुड़े हैं दादा भाई नौरोजी। तो ए का 3 हो गया, बी का 1 हो गया। अब दोनों में दादा भाई नौरोजी ऑप्शन देख के मिला दीजिए। लंदन इंडिया सोसाइटी का 2 हो गया और डी का हो गया 4, या कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो सी का 4 मिल रहा होगा और डी का 2 मिल रहा होगा, तो वो मिला दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से क्या? डी हो जाएगा, जो हमने करेक्ट मिलाया। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के एल्बर्ट हॉल में 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक सदस्यों में से थे, ठीक है। लंदन इंडिया कमेटी की स्थापना 1862 में पुरुषोत्तम मुदलियार द्वारा की गई, जबकि लंदन इंडिया सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में की गई, ठीक है। तो कहाँ कहाँ की गई वो भी आपको याद रखना है। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं आप, पेड टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। इसराइल अक्सर समाचारों में रहने वाला निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अपनी सीमा साझी करता है? इसराइल की सीमा लगती है जॉर्डन से, ठीक है, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, सऊदी अरब से नहीं लगती, मिस्र से लगती है। तो ए है इसका आंसर, तुर्की से नहीं लगती। देखिए, इसराइल की सीमा जॉर्डन से लगती है, सीरिया से लगती है, लेबनान से लगती है, मिस्र के साथ लगती है। इसराइल की राजधानी है जेरूसलेम, और तेल अबीब एवं हैफा यहाँ के मुख्य नगर हैं। निम्नलिखित में से एशिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? एशिया का सबसे ठंडा स्थान है रूस में, रूस के वर्खोयांस्क में। बी है इसका आंसर। एशिया का सबसे ठंडा स्थान रूस के साइबेरिया के वर्खोयांस्क को माना जाता है। यहाँ का न्यूनतम तापमान -69 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वर्खोयांस्क को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। किसी प्रजाति के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन कहलाता है क्या?
किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाला परिवर्तन कहलाता है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को बोलते हैं आनुवांशिक विविधता। एक जाति या इसकी एक समष्टि में कुल आनुवांशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। आनुवांशिक विविधता में कमी आने से जातियों के रूप में अत्यधिक समानता आने लगती है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। ज्योग्राफी का प्रश्न है, प्राकृतिक नम भूमि एवं ज्वारनमुखों के प्रदूषकों की मात्रा कम करने हेतु जिस विधि को प्रयोग में लाया जाता है उसका नाम क्या है? उस जैव उपचार विधि का नाम बताइए। उस जैव उपचार विधि का नाम है राइजो फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ठीक है, प्राकृतिक नम भूमि एवं ज्वारनमुखों के प्रदूषकों की मात्रा कम करने के लिए राइजो फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग किया जाता है। राइजो फिल्ट्रेशन जल के जैव उपचार की तकनीक है जिसका प्रयोग प्राकृतिक नम भूमियों एवं ज्वारनमुखी के प्रदूषकों की मात्रा कम करने के लिए किया जाता है। यह पर्यावरण में कम से कम व्यवधान डालकर स्वस्थानीय उपचार को बढ़ावा देता है। यह यूरेनियम एवं कैडमियम के निष्कासन में काफी प्रभावी है। ये क्या प्रश्न है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा दही हांडी, इसको हटा दीजिए। ये कहाँ से प्रश्न डल गया इसमें? चलिए 16 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? अमरनाथ, श्रीनगर, लेह, द्रास। सबसे ठंडा स्थान पूछ रहा है। यहाँ उत्तर लेह भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट जो सबसे सटीक उत्तर है वो देंगे। द्रास है सबसे ठंडा स्थान और लेह में ही है ये जगह। डी है इसका आंसर। ठीक है, द्रास को लेह के कारगिल जिले का, जो द्रास है वो लेह के कारगिल जिले का एक शहर है और इसे प्रायः लद्दाख का प्रवेश द्वार कहा जाता है। द्रास को दुनिया के दूसरे सबसे ठंडे बसे हुए स्थान के रूप में जाना जाता है, तो द्रास याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 स्टेटमेंट है, बढ़िया एकदम। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय को युवा वलित पहाड़ों के रूप में जाना जाता है। भारत में हिमालय का विस्तार 8 राज्यों में सीमित है क्या? देखिए, इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है, करेक्ट है। हिमालय को युवा वलित पर्वत यानी यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है। भारत में जो हिमालय का विस्तार है वो 11 राज्यों में है। 8 में, 7 में, 9 में कुछ भी लिखा सकता है, वो सीमित नहीं है। तो केवल एक और दो, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। जहाँ जहाँ 3 है उसको हटा दीजिए, 2 एलिमिनेट हो जाते। देखिए, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के कारण हिमालय का निर्माण होता है और हिमालय को युवा वलित पहाड़ों यानी यंग फोल्ड माउंटेन के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे वलित प्रक्रिया से बने हैं और अभी भी वलित की प्रक्रिया चल रही है। हिमालय 11 राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और 2 राज्यों यानी असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशासनिक क्षेत्रों के साथ 11 राज्यों से होकर गुजरता है। तो तीसरा वाला कथन गलत। माउंट एवरेस्ट जो है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। 18वां प्रश्न हिस्ट्री का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तीनों भी सही सुमेलित हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय लॉर्ड डलहौजी, करेक्ट है ये। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी लॉर्ड डलहौजी, ये भी करेक्ट है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। ये तीनों के तीनों सही है, तो 1 2 3 डी है इसका आंसर। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम के समय 1845-46 में हुआ था और इस युद्ध का समापन हुआ था लाहौर की संधि से। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852-53 में लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था जिसमें लोअर बर्मा तथा पीगू का विलय कर लिया गया। सिक्किम का विलय 1850 में और पंजाब का विलय 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय किया गया।
तो सारे के सारे करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। कालानुक्रम की दृष्टि से भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की कौन सी घटना सबसे अंत में हुई थी? कालानुक्रम वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ती जा रही है स्टेट पीसीएस में, यूपी पीसीएस में, आरओ में भी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है नवंबर 1930 का। गांधी इरविन समझौता एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा 5 मार्च 1931, और कम्युनल अवार्ड की घोषणा है अगस्त 1932। पूना पैक्ट है सितंबर 1932। तो सबसे लास्ट में तो पूना पैक्ट ही हो गया, गांधी अंबेडकर के बीच में, डी है इसका आंसर। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के मध्य में, तो सबसे पहला ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को दिल्ली में, और कम्युनल अवार्ड की घोषणा अगस्त 1932 यानी 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा की गई। यह उनकी बांटो और राज करो की नीति का असली रूप था, जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गईं। पूना पैक्ट या पूना समझौता जो है सितंबर 1932 यानी 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। तो एग्जैक्ट जो क्रम बना वो ए बी सी डी वाला ही बना, ठीक है। ए सबसे पहले, बी उसके बाद, सी उसके बाद, और डी सबसे अंत में। यानी बढ़ते हुए क्रम में अगर रखते तो ए बी सी डी हो जाता। क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम प्रश्न है, ये है पॉलिटी का। निम्नलिखित में से किस एक स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा? वो कौन सी स्थिति है इन चारों में से जिसमें लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद खाली नहीं करेगा? देखिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उनके बीच में से चुना हुआ एक व्यक्ति होता है, ठीक है। यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो वो, अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहेगा तो वो अध्यक्ष भी कैसे रहेगा, ये तो ठीक है। यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देता है तो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। तो ये भी करेक्ट हो गया। इन दोनों स्थितियों में तो नहीं रहेगा वो। यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तो, और एक और है, यदि उसे लोकसभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव करके हटा दिया जाता है तो। देखिए चूंकि वो अपने ही सदस्यों में से एक को अध्यक्ष चुनते हैं तो सारे सदस्य के द्वारा ही हटेगा वो। यदि उसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तो वो हट जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि कौन सी वो स्थिति है जिसमें वो अपना पद खाली नहीं कर सकता, तो ये वो गलत स्थिति है, ठीक है। 2/3 सदस्यों के बहुमत नहीं बल्कि पूर्ण बहुमत चाहिए उसको, सभी सदस्यों का बहुमत चाहिए, डी है इसका आंसर पर। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है। लोकसभा के समय अवधि के दौरान अध्यक्ष पद पर बना रहता है, हालांकि उसे निम्नलिखित 3 मामलों में किसी एक में भी अपना पद खाली करना होगा। इन 3 में से कोई एक स्थिति पैदा हो गई तो वो पद पर नहीं रहेगा। यदि वह लोकसभा का सदस्य ही नहीं रहता है तो, जब लोकसभा का मेंबर नहीं रहेगा तो वो लोकसभा का अध्यक्ष कैसे रहा, तो ये है एक स्थिति। यदि वह उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे देता है तो, ठीक है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र पद खाली करने के लिए उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को देता है। यदि इसे लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटा दिया जाता है तो भी वो अध्यक्ष नहीं रहेगा। तो ये हैं वो 3 स्थितियां जो लोकसभा के अध्यक्ष को पद खाली करवाती हैं। एक नोट यहाँ पर याद रखिएगा, ऐसा प्रस्ताव 14 दिनों की अग्रिम सूचना देने के बाद ही पेश किया जा सकता है, यानी उसे 14 दिन की अग्रिम सूचना देनी होती है, ठीक है, लोकसभा को, अगर अध्यक्ष को हटाना हो तो 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को, प्रैक्टिस करते रहिएगा हर दिन। धन्यवाद।